आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और वो होता है टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगुलर पिरामिड, राइट? तो ट्रायंगुलर पिरामिड, आप फिगर्स देख सकते हैं आपके सामने, कई सारे अलग अलग तरीके से मैंने बना रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचें तो आपके पास, अगर यहाँ पे देखें तो एक फिगर, एक आपके पास एक फेस यहाँ पे है, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक फेस इसके पीछे होगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको चार फेसेस होंगे, राइट? फोर ट्राइंगुलर फेसेस, ये आपके पास है फोर ट्राइंगुलर फेसेस, सिक्स स्ट्रेट एजेस। ठीक है, सिक्स एजेस भी आपको दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे आपको फाइव दिख रहे होंगे और एक पीछे की साइड में होगा इस फिगर के आप देखें तो और ऐसे ही फोर वर्टेक्स कॉर्नर वो आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इन फोर वर्टेक्स कॉर्नर्स के को अगर मैं कोई पोजीशन वेक्टर दे दूं, तो मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इनके पोजीशंस वेक्टर अगर मैं ए बी सी और डी दे दूं तो ये चार आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और तो ये फोर वर्टेक्स कॉर्नर हो गए। इसके अलावा इसमें एक सेंटर होता है। अब सेंटर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तीन अपोजिट, थ्री पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस भी होंगे इसके अंदर, है ना? वो आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि हर अपोज एक टोटल सिक्स एजेस हैं, तो उसमें से तीन जो है बेसिकली तीन पेयर ऐसे बन जाएंगे जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब जरा देखिए, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन टू दी सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेसेस। यानी कि अगर मैं एक अपोजिट फेस लूं और उसका एक सेंट्रॉइड ले लूं और उसको, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास एक अपोजिट फेस है, इस फिगर की बात करें तो यहां पे अगर इसका जो सेंट्रॉइड है, लेट्स से उसको अगर मैं जी डैश बोल दूं, तो अब तो ये फेस क्या है? बेसिकली एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपको पता ही है कैसे आप निकाल सकते हैं, है ना? तो अब उस इसके सेंट्रॉइड को अगर मैं लेट्स से इसकी अपोजिट ए से ज्वाइन कर दूं यहां से, तो ये जो इसका जो एक ए लाइन और एक और दूसरे फेस को अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं, तो जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो इसको जरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला में लिख देता हूं, उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसे बनेगा वो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी ओवर 4। तो ये बना। अब इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे आया हमारे पास। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये जो हमारा वर्टेक्स ए है, इससे वर्ट जो हमारा एक इसका अपोजिट फेस है, लेट्स से बी सी डी, राइट? बी सी डी जो है इसका जो सेंट्रॉइड है उसको मैंने जी डैश बोल दिया। तो जी डैश और ए, इसको जो जोड़ने वाली लाइन है, इसमें हमारा इसका सेंटर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको मैं जी बोल रहा हूं। ठीक है, फेस के सेंट्रॉइड को मैंने बोला जी डैश और सेंटर को मैंने बोला जी। अब जी डैश क्या होगा? अब आप बी सी डी में देखें तो जी डैश हमारा क्या बन के आ रहा होगा? बी डैश प्लस सी डैश प्लस सॉरी वेक्टर बी प्लस सी प्लस डी ओवर 3। ये हमारा जी डैश के का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद लेट्स से कि हमारा जो सेंटर है वो इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो अगर लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास? जी हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब, है ना? तो बी प्लस सी प्लस डी ओवर 3 प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये हमारा बन गया। ठीक है, ये तो एक बना। अभी हमें
अब बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं वर्टेक्स बी को अपोजिट फेस से ज्वाइन करूं तो उसको मैंने मान लीजिए अपोजिट फेस का जो सेंट्रॉइड है उसको जी डबल डैश बोलूं, तो अपोजिट फेस में होगा क्या भाई, जो यहाँ का इसका पोजीशन वेक्टर तो बी है, तो वहां पे क्या होंगे ए प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे अगर जी है इसको म्यू और 1 रेशो में डिवाइड करे तो अगेन हम जी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये क्या बन रहा होगा हमारे पास, म्यू इंटू ए प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। अब सिचुएशन ये है कि ये दोनों ही जी हैं, 1 और 2 से आपको जी ही मिल रहा है, और अगर इसमें साथ में हमें यह भी पता है कि ए बी सी डी जो वेक्टर्स हैं ये कोई भी कोलिनियर है नहीं, तो इसमें से हम कोई भी दो लें और उनके कोफिशिएंट को अगर मैं बराबर कर दूं तो मेरे पास जो है लैम्डा और म्यू को हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे साइड में लेके चलता हूं आपको। तो यहां पे लेट्स से हमने ए ले लिया पहले तो, और 1 और 2 से ए के कोफिशिएंट को जरा बराबर कर दें, ठीक है। तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट क्या होंगे 1 और 2 से, तो यहां से क्या आ रहा होगा 1 ओवर लेमडा प्लस 1 विल बी इक्वल टू म्यू ओवर 3 इंटू म्यू प्लस 1। तो इसको बोल दिया इक्वेशन 3। अच्छा, ये हमने किसके कोफिशिएंट लिए, ए के कोफिशिएंट, ठीक है। और अब वैसे ही बी का वेक्टर बी का कोफिशिएंट ले तो वहां से क्या आ रहा होगा, इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा होगा 1 ओवर 3 इंटू लेमडा प्लस 1, और इधर से मिल रहा होगा 1 ओवर म्यू प्लस 1। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इन 3 और 4 को सॉल्व करूं तो मेरे पास कुछ लेमडा और म्यू की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है जी। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं जी। 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1 और 1 ओवर 3, तो यानी कि 3 ओवर एक यहां पे ये लैम्डा और आएगा, है ना। तो 3 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू ओवर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। और हम यहां से क्या कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 ओवर म्यू, और इसको लैम्डा इज इक्वल टू 9 ओवर म्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा 1 ओवर 9 ओवर म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू ओवर 3 इंटू म्यू प्लस 1। ये सिचुएशन आ गई। तो ये बन जाएगा म्यू ऊपर आ जाएगा, और यहां पे बन जाएगा 9 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू ओवर 3 म्यू प्लस 3। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल गया हमें म्यू इज इक्वल टू 3, और जैसे ही म्यू इज इक्वल टू 3 मिला हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया, म्यू इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 1 में रख दूं इसको मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 3, तो जैसे ही मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेट्स से इसमें रख देता हूं 1 में, तो मेरे पास जी जो है ये ही आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी ओवर 4। ये आपके पास
इजीली आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करें। और इनफैक्ट प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, सेंटर की एक और डेफिनेशन होती है, सेंटर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट एजेस। अब अपोजिट एजेस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं B और D इसका एक मिड पॉइंट लूं, लेट्स से उसको बोल दिया M, तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर पता है B और इसका पता है D, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा मिड पॉइंट का वो होगा B प्लस D/2। और इसको मैं अपोजिट, इसके अपोजिट जो होगी वो होगी A और C। तो A का पोजीशन वेक्टर में पता है A है, इसका है C, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, लेट्स से M डैश बोल दिया उसको, तो वो होगा A प्लस C/2। और अब इन दोनों को M और M डैश को जोड़ने वाली जो लाइन है, इनको ज्वाइन कर रही है, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा G। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा वो अब आप देख ही सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, B प्लस D/2 प्लस A प्लस C/2 और उसका डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू A प्लस B प्लस C प्लस D/4। और यही हमने देखा था कि यही हमारा G है, सेंटर ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज वो है, उसको बोलते हैं पैरेललोपाइड। ठीक है, अब पैरेललोपाइड कैसा है आपको दिख रहा है सामने, इट इज अ प्रिज्म विद पैरेललोग्राम बेस। बेसिकली आपके अगर आप जूते का डब्बा उसका थोड़ा सा स्लाइड एंगल पे दबा दो तो ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वही चीज है ना। तो अब रेगुलर पैरेललोपाइड हैज 6 फेसेस, ऑफ कोर्स दिख रहे हैं आपको 6 फेसेस, मतलब आपका रूम है ना, रेक्टेंगुलर रूम, उसको अगर मैं कोने से थोड़ा सा दबा दूं राइट, तो बिल्कुल आपको वो पैरेललोपाइड बन जाएगा। 12 साइड्स जैसे कि आपके रूम में होती हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स और 12 फेसेस, फेस डायगोनल्स, ये सब है। अच्छा, और खास बात एक और देखो, हर एक पैरेललोपाइड में एक आपका टेट्राहेड्रॉन छिपा हुआ है। देखो यहाँ पे ये आपको ये टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है, एक ये भी आपको टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है। ठीक, थोड़ा सा इसको वेक्टर टर्म में देख लें, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है और ये है लेट्स से वेक्टर आपका A, और एक वेक्टर है लेट्स से B, ये हो गया आपका B, और ये वेक्टर हो गया लेट्स से आपका C। ठीक है, ये यहां तक होगा, बेसिकली यहां तक आपका ये C हो गया। तो हुआ क्या, आपने 3 वेक्टर लिए, तीनों को उठा के उनकी टेल्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास पैरेललोपाइड है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको उनकी तीनों की तीनों को उठा के हम अपना ओरिजिन पे जाके फिक्स कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा, ए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाई 2, राइट। और अगर मैं सेंटर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर में इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो सेंटर का जो ओरिजिन है वो है, ओरिजिन के बदले हम किसी और पॉइंट P पे हैं। ठीक है, तो उसलिए उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका अगर सेंटर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आ जाएगा P G वेक्टर इज इक्वल टू PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो बस बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे ओरिजिन, इसमें अभी हमारे पास ओरिजिन 0 0 0 पे, उसको हमने शिफ्ट कहाँ पे किया, किसी और पॉइंट P पे कर दिया हमने शिफ्ट। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय PA PB PC इज अ पॉइंट 762, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये आपको फाइंड करना है। तो भाई अभी अभी हमने देखा कि हम PG तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना, तो PG हमारा कैसे निकलेगा, तो इन तीनों को हम ऐड कर दें, है ना, PA प्लस PB प्लस PC डिवाइडेड बाई 2। तो PA प्लस PB प्लस PC का है मतलब इनके
आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो 1 + 4 5 और 3 8, तो ये हो गया हमारे पास 8i प्लस 4j और प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बन गया 4i प्लस 2j प्लस k, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 2 1। ठीक है, तो ये हमारा pg आ गया। तो अभी तक हमारा जो सिस्टम है सिंपल है, जिसमें कि हमने ये मान रखा है कि भाई ये ओरिजिन पे ही है सारा कुछ, है ना। लेकिन अभी तक हम सिंपली इसको इस वे में देखो किस तरह से सोच रहे हैं। हमारे पास ये है, मान लीजिए ये हमारा P है, ये है A, और ये है B, और यहाँ पे कहीं हमारे पास C है, तो ये जो है हमारे पास G, PG ये है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम उठा के यहाँ पे एक अपना ओरिजिन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मान लीजिए हमने ओरिजिन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लेट्स से यहाँ पे ये हमने ओरिजिन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, ये ओरिजिन है O। तो अब मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां से अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, क्योंकि और OG भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने OG को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई, तो OP प्लस PG इज इक्वल टू OG हो गया हमारे पास। अच्छा, OG हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट ये बोल रहा है कि 762, ये हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, तो और PG हमने निकाल लिया, तो बस इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे को चाहिए OP। OP क्या हो जाएगा, OG माइनस PG। तो OG हमारे पास है 762 और PG हमने निकाला 421, यानी कि हो गया 341। तो ये हमारे OP आ गया। तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो या अपना इस फॉर्म में लिख दो, ये आपका आंसर। अच्छा जी, अब जरा हमें निकालना है इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑफ साइड ए। यानी कि आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है जिसकी हर साइड लेंथ जो है वो ए है। अब इसका इन रेडियस, ठीक, टेट्राहेड्रॉन 3D फिगर है। अगर आप सोचो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन यानी कि हर साइड ए है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड सारे के सारे एक ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। इसमें सरकम सेंटर, है ना, इन सेंटर और सेंट्रोइड एक ही पॉइंट होगा 3D में, जब आप टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे होगे। अब इसके साथ साथ अब वहां पे क्या होता है, वहां पे सर्किल होता है, वो 2D में होता है। ठीक है, लेकिन 3D में क्या होगा, स्फीयर होगा। यानी कि अगर मैं एक सरकम स्फीयर हो, जो कि इसके, यानी कि ऐसा स्फीयर जो कि इस टेट्राहेड्रॉन के चारों वर्टेक्स से जा रहा हो। ठीक है, तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर। ठीक है, और उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो सरकम रेडियस हो जाएगी। ऐसे ही एक ऐसा स्फीयर जो इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाए कि हर फेस को वो टच कर रहा हो, तो वो कैसा होगा, इन स्फीयर, राइट। और उसका जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो इन रेडियस होगी। ठीक है, तो ऐसा स्फीयर जो जिसके अंदर टेट्राहेड्रॉन हो, ठीक है, तो वो बाहर आ गया, तो वो क्या देगा आपको, सरकम रेडियस। ठीक, और ऐसा स्फीयर जो टेट्राहेड्रॉन के अंदर हो, ठीक, वो होगा आपका इन स्फीयर। ठीक, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अब ये सोचते हैं कि भाई टेट्राहेड्रॉन है, तो एक टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से दिखता है ना। तो एक फिगर बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन की, कुछ नहीं करना, ट्रायंगल ही तो बनाना है। एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और एक और बना लेंगे साथ में। दो ट्रायंगल आपको एक तरीके से दिखने चाहिए। पीछे जाके देख लो भाई कैसे बने हुए थे।
ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना दिया मैंने। और मैं काम करता हूं कि जो इसका एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लेता हूं। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया, और लेट्स से ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया ए। तो हमने इस तरीके से आपका एक टेट्राहेड्रॉन ले लिया। अच्छा, अगर रेगुलर है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी कि साइड लेंथ बेसिकली ये सारी की सारी जो है ये है ए ही होंगी। ठीक है, अब अच्छा, और हर फेस क्योंकि रेगुलर है तो यानी कि हर फेस में जो भी एंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, ये भी 60 डिग्री। ऐसी हर फेस में जो भी एंगल्स हैं वो आपके 60 डिग्री हो रहे होंगे। अच्छा, अब हमने देखा था कि हमारा जो इसका जो सेंटर होता है, वो सेंटर क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, उसका जो हमने फॉर्मूला निकाल लिखा था वो था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर 4। ठीक है, ये निकला था हमने सेंटर का। यही बेसिकली इसका इन सेंटर और आपका सरकम सेंटर दोनों ही काम कर रहा होगा, क्योंकि हमने ये रेगुलर है। ठीक, अब हमने क्या किया था, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, एक को हमने 0 0 ले लिया, यानी कि बेसिकली डी एक तरीके से हमने गायब करके उसको ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा इस केस में, फिर जी क्या बन जाएगा हमारे पास, 0, या फिर ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस 0 ओवर 4। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमें बेसिकली ये हमारे को सरकम रेडियस दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका सरकम रेडियस अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 4, या फिर मैं 1/4 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं। अच्छा, अब है ये भी पता है कि इनके हर एक के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अच्छा, एंगल 60 डिग्री होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख ही सकते हैं, आपको पता है ए और बी के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है, ऐसे ही बी और सी के बीच का एंगल भी वो हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए भाई, क्योंकि हम देख चुके हैं वो भी 60 डिग्री है। ठीक है, और ऐसे ही सी और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल भी सब जगह 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं हम। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको हमेशा ही बताया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इन डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको देखो मैंने क्यों इसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक, अब जरा इसको ओपन करना शुरू करें, तो ए डॉट ए, फिर ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे पहले इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और फिर ऐसे ही बाकी का सबका करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, देखो ये स्क्वायर आएगा, ऐसे ही एक बी स्क्वायर आएगा, और ऐसे ही एक सी स्क्वायर आएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ, बाहर ही लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ रहा होगा। ओके जी, ओके। ये सब क्या है, हमने देख ही लिया कि ये ए है, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस 60 डिग्री। सिमिलरली ये हमारे को दे रहा होगा कॉस 60 डिग्री और प्लस ये साथ में कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री हमें पता ही है हाफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4
यहां से मिल गया 3a² प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये भी a और ये भी a, मॉड्यूलस ऑफ और मॉड्यूलस भी दोनों a हैं, तो यहां से भी a² और cos 60 इंटू हाफ, ऐसे ही यहां से भी a² इंटू हाफ प्लस a² इंटू हाफ, ये हमारे पास सिचुएशन आ रही होगी। हाफ कॉमन ले लिया तो बाहर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक ये 3a² आ गया और प्लस एक 3a² यहां से मिल जाएगा, तो ये हो गया 1/4 और a बाहर आ जाएगा √6a, तो बेसिकली √6/4a आपका आंसर आ गया इसका सरकम रेडियस का। ठीक, ये हमारी सरकम रेडियस हो गई। अब हमें सोचना है कि इन रेडियस क्या है। ठीक है, इन रेडियस के लिए मतलब क्या हो गया कि ऐसा स्फीयर जो कि हमारे टेट्राहेड्रॉन की हर साइड को टच कर रहा है और उसके अंदर है ना, अंदर होगा तभी ऑब्वियसली उसका हर फेस को जो है टच कर रहा होगा। ठीक, तो इसको सोचते हैं अब कैसे करेंगे। अच्छा, अब बात हो रही है इन रेडियस की। अब इन रेडियस होगा क्या, देखो भाई, जो टेट्राहेड्रॉन का जो सेंटर होगा वहां से लेके कोई भी एक फेस पकड़ लो आप अपना टेट्राहेड्रॉन का, उस फेस का जो सेंट्राइड होगा या इन सेंटर होगा या सरकम सेंटर होगा, तीनों एक ही चीज होंगे क्योंकि रेगुलर है। ठीक है, सामने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक तरीके से, है ना, फेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो उसका बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका इन रेडियस आपको दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि हमें इसका सेंट्रॉइड का सॉरी टेट्राहेड्रॉन का सेंटर तो हमें पता है, ये जो हम जिसमें बात कर रहे थे उसका जो सेंटर हमने लिखा था वो था हमारे पास 0 प्लस a प्लस b प्लस c ओवर 4। ठीक है, ये हमारा सेंटर था। और मान लीजिए ये फेस ले लिया मैंने जहां पे ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इनका इस फेस का अगर मैं आपको सेंट्रॉइड ले लूं तो इसके फेस का सेंट्रॉइड क्या था वो तो हमें पता ही है, 0 प्लस a तीनों के डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा। और इसको मैं अगर g' बोल दूं तो ये हमारा इस फेस का, एक फेस का हमारे को सेंट्रॉइड मिल गया और ये हमारा सेंटर है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं पॉइंट माइनस पॉइंट करके, क्या हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर जो हमें मिलेगा g डैश, अगर हम कर लें तो g हमें मिल जाएगा। तो वेक्टर जो g होगा वो क्या हो जाएगा, तो a प्लस b/3 माइनस a प्लस b प्लस c/4। ठीक है, ये मिल गया। और इसका अगर मैं मॉड ले लूं तो इधर भी मॉड ले लेते हैं, तो ये हमारे को इन सेंटर इन रेडियस दे देगा। तो करते हैं भाई इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया 12 और ये हो गया 4a माइनस a, यानी कि 4a माइनस 3a भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b माइनस 3c, ये हमारे पास आ गया। फिर से बाहर निकाली और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगा दी, तो वो क्या बनेगा, a प्लस b माइनस 3c डॉट a प्लस b माइनस 3c। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, a² प्लस b² प्लस 9c², राइट, ये तो आ ही जाएगा। प्लस हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट b माइनस 6 ऑफ 6b डॉट c माइनस 6c डॉट a डॉट। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई।
इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 1/12, ये तो यहां से हमारे पास ए, ये सारे के सारे जो हैं एक्चुअली में ए ही हैं, तो a² + a² + 9a², ठीक है ना, क्योंकि इनका सबका मैग्नीट्यूड 1 है, सॉरी ए है। और अब इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या देगा, ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इंटू cos 60। तो यहां से भी फिर वही सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू cos 60 का हाफ, -6 इंटू ए इंटू हाफ, -6a इंटू ए इंटू हाफ। देखो ये मैंने जल्दी जल्दी में सीधे सीधे कर दिया है। आप, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इसको मैं ए डॉट बी को आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। चलो, ए डॉट बी को मैं कैसे लिख रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू cos 60। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी ए है, और cos 60 हाफ है। बिल्कुल ऐसे ही बाकी के सारे मैंने लिख दिए नीचे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, ओके, तो ये मिल गया हमें टोटल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6a² मिल जाएगा, तो यानी कि √6/12a, ये हमारे पास आ गया। तो इसका रिलेशनशिप क्या हुआ, आप जरा देखो। इसका मतलब ये हो गया कि इन रेडियस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सर्कम रेडियस। तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप भी आप याद रखना। अच्छा, अब देखो, यहां मैंने सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे हम इनको देखेंगे दोबारा से, इस पे क्वेश्चंस और करेंगे। तो बस एक आपको लेकिन ये है कि वर्ड पता चल गया, ओके, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है आपके पास, और आपको ये भी पता चल गया कि भाई पैरेललोपाइप्ड होता क्या है। ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे।